नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेचर। विपक्षी गठबंधन इंडिया की लगभग 3 बैठकें हो चुकी हैं, चौथी का इंतजार है। लेकिन अभी तक सबसे महत्वपूर्ण यानी सीट शेयरिंग किस आधार पर की जाएगी, इसका फैसला ही नहीं हो पाया है। और लगता है इस बात का आभास खुद अब गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को होने लगा है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि तीसरी बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि सीट शेयरिंग कैसे की जाएगी। खुद राजनीतिक दलों के मुखियाओं का यह कहना है कि सबसे पहले सबसे मुश्किल काम यानी सीट शेयरिंग को सुलझा लिया जाए। सीट शेयरिंग कैसे होने वाली है, कहां किसे कितना परसेंटेज मिलेगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेचर स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण फैसला हम शुरुआत से ही चर्चा करते आए हैं कि सीट शेयरिंग का एक मुद्दा है जो सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अभी तक सुलझाया नहीं गया और अब लगता है आभास खुद राजनीतिक दलों को हो गया है। ऐसे में सर क्या एक रणनीति रह सकती है? हालांकि हम स्टेट वाइज सिलसिलेवार इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर ओवरऑल एक रणनीति की बात की जाए तो क्या वो रणनीति हो सकती है? देखिए, रणनीति में बहुत सारे फॉर्मूले जो उभर के सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 28 दल हैं और उनमें से जो मुख्य हैं जिनका ज़्यादा एमपीज और रहे हैं राज्यसभा या लोकसभा में, उसमें कांग्रेस, तृणमूल, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, सपा और आप हैं। और गठबंधन के दलों में सीटों का जो बंटवारा है वो मेनली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो 10 राज्य हैं उसमें मेन है जो होना है बंटवारा। और इसको लेकर जो है कुछ 2-3 चीजें मोटे-मोटे तौर पे सामने है। सबसे पहले तो कि सिटिंग सीटें हैं, वो संबंधित पार्टी की दावेदारी हो वहाँ पर और मजबूत मानी जाए और उसी को वो दे दी जाए। यानी कि पिछली बार जिसका मेंबर पार्लियामेंट जहाँ से जीता था, उसको वहाँ से टिकट दे दी जाए। हालाँकि उसमें से भी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि नई पार्टियाँ ऐड हुई हैं। लेकिन पहला फ़ॉर्मूला यही है कि आप दे दीजिए वो सीट जहाँ से जो जीता था, और 2014 में जीतकर 2019 में हारने वाले उम्मीदवारों को भी इन सीटों पर कहा जा सकता है कि अच्छा, पिछली बार तो जीते ही थे, इस बार भी इनका दावा मजबूत माना जाए, तो ये एक फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा, तमिलनाडु, झारखंड में जो सीट शेयरिंग का पुराना फॉर्मूला है वो वही चलेगा क्योंकि वहां पर अमूमन वही 2 पार्टियां हैं, वहां पर जेएमएम और कांग्रेस है, वहां पर डीएमके और कांग्रेस है। और यहाँ कांग्रेस 2019 से ही सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में पहले से है। हालांकि झारखंड में जेएमएम कह रहा है कि मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है, देखना पड़ेगा बार्गेनिंग कितनी कर पाते हैं। तीसरी बात जो है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला यहाँ बनेगा। इन स्टेट्स में पेच फंसा हुआ है और विधानसभा चुनाव का जो डेटा है वो लोकसभा के डेटा के आधार के साथ उसको मैच किया जाएगा और मैच करके देखा जाएगा कि किसकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है और कितनी सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि सभी अपना अपना दावा तो जताएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से अब हम स्टेट वाइज स्टेट जा सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है मोटे तौर पर जो रहने वाला है। जी, और जैसा कि आपने कहा कि स्टेट वाइज भी एक डिफरेंट फॉर्मूला हो सकता है क्योंकि सभी राज्यों की अपनी एक राजनीतिक मैं कहूंगी कि इतिहास रहा है। कहीं कोई पार्टी ज्यादा मजबूत है और उस तरीके से सर सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ सपा, आरएलडी कुछ पार्टियां हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण गिनी जाती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो किस आधार पर सीट शेयरिंग होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, आपने सही कहा कि यहाँ पर मुख्य तौर पर कांग्रेस, सपा और आरएलडी जो हैं और अपना दल केमेरावादी जो हैं, उनको हालांकि एक ही सीट मुझे लगता है मिलेगी। लेकिन ये जो मेन दल हैं कांग्रेस, सपा, आरएलडी और ये जो एक बीएसपी को लाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि मायावती नकार चुकी हैं, हम उनको भी बाहर रखते हुए अगर कांग्रेस, सपा और आरएलडी की ही बात कर रहे हैं कि कैसे उनमें सीट शेयरिंग होगी, तो आपको बता दें कि ज्यादा सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हाथ में लगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मांग है कि सीट शेयरिंग 2009 के फॉर्मूले का अपनाया जाए। 2009 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, पर वो 2009 की कहानी थी। 2014 में उनकी सिर्फ 2 सीट रह गई और 19 में मात्र 1 सीट, जहां पे सोनिया गांधी जीती है। अब वो जीते तो हैं 2019 में 1 सीट और मांग कर रहे हैं 2009 के फॉर्मूले की। ये कैसे हो सकता है? 2019 का आंकड़े को अगर आधार मान लिया जाए तो 19 में कांग्रेस को रायबरेली में ही जीत हासिल हुई थी, जहां से सोनिया गांधी जीती, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी जैसी सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। अमेठी उनमें से राहुल गांधी की सीट भी है। कहा जा रहा है कि सपा गठबंधन में अगर बीएसपी नहीं आई, जो कि हम मान के चल रहे हैं अभी तक नहीं आई है, तो कांग्रेस को 12 से शुरू होकर मान लीजिए अधिकतम 15 सीटों तक बात जाके बने, जो अभी का फॉर्मूला लग रहा है। अब
आपस में उनकी क्या बार्गेन होंगे, हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी मिल सकती हैं। और आरएलडी की बात करें तो आरएलडी भी चाहेगी कि 8 से 10 सीटें उससे मिल जाए। एक बड़ी किसान बेल्ट पर उनका पकड़ है वहां पर, लेकिन मुझे लगता है उनको भी 5 से 6 सीटें जो है जयंत चौधरी को वो अखिलेश यादव देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और जो अपना दल कमेरावादी है जिनकी हम बात कर रहे थे, उनको लोकसभा में एक ही सीट मिलती दिख रही है। और बकाया जितनी सीटें बचेंगी, अगर कोई लोकल नहीं हुआ, कोई इंडिपेंडेंट नहीं साथ में जुड़ा या कोई छोटी मोटी पार्टी, तो बाकी जो है वो समाजवादी पार्टी को यानी कि अखिलेश यादव को सीटें जाने वाली। जी, इसके बाद सर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो हम सभी राजनीतिक उठापटक से वाकिफ हैं। जिस तरीके से अभी भी शरद पवार किस तरफ हैं, ये क्लियर कर पाना काफी मुश्किल देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी बयान बहुत सारे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि स्पष्ट उनका रुख नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ पर बात की जाए किस आधार पर सीट शेयरिंग होगी, क्या फॉर्मूला रहने वाला है? सही कहा आपने, महाराष्ट्र वो राज्य है तो दूसरा सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सीटों के मामले में। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उलझी हुई गेम है, सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो यहाँ पर हुआ है वो आप ये समझ लीजिए कि 1 की 2, 2 की 4 वो पार्टियां जो वो टूटती जा रही हैं और बनती जा रही हैं। तो यहाँ इंडिया गठबंधन में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे ग्रुप, एनसीपी, शरद ग्रुप और कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है। राजू शेट्टी की जो शेतकारी संगठन है वो भी गठबंधन में उनको लाने की कवायद चल रही है। आते हैं कि नहीं आते हैं पता नहीं। शिवसेना कम से कम 18 सीटों की डिमांड यहाँ पर करेगा, जबकि कांग्रेस छोटी पार्टियों को सीट देकर बाकी बचे सीटों को इक्वल डिवाइड करना चाहती है। अगर कांग्रेस की चलती है, जैसे को सबसे बड़ा दल है, तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही 15-15 पे लड़ जाएंगे। तो 15 दिए 45, बची 3, वो आप अपने छोटे दलों को या जो बाकी आपके साथ जैसे अंबेडकर पार्टी है या कोई और आ जाता है या किसी और को आपको तवज्जो देनी है तो आप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस वक्त कांग्रेस ही वहां पर एक सबसे प्रमुख है विरोधी। अगर दल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एनसीपी टूटी है, शिवसेना टूटी है, लेकिन कांग्रेस वहां अपनी जगह खड़ी है। तो कांग्रेस वहां पर दावा कर सकती है ज्यादा सीटों का। लेकिन सारे कंफ्लिक्ट को अगर भरना हुआ, अगर महाविकास आघाड़ी जो है जो अभी इंडिया का रूप ले लिया है जिसने, वो अगर आगे जाने का सोचती है, तो मुझे लगता है 15-15 सीटों की वो समझदारी वाली बात है कि इक्वली तीनों ले लें और देखते हैं किसमें कितना दमखम है और बाकी 3 सीटें अपने छोटे दलों को दे दी जाए। तो ये हो सकता है, क्योंकि 2019 में यहाँ शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी जब वो बीजेपी के साथ लड़ी थी, लेकिन मार के बीजेपी के साथ जीती। तो इसलिए हम कह रहे थे कि वो कम से कम 18 पे तो दावा जताएंगे, पर छोड़नी पड़ेगी। अब त्याग का बात है तो त्याग तो सबको करना पड़ेगा। और एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 1 ही सीट मिली थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीटें जो प्रेजेंट हैं उसमें भले ही शिवसेना का दबदबा लग रहा है, लेकिन कहा यह भी जाएगा, तर्क दिया जाएगा, भाई आप तो टूट गए हैं उसके बाद, और उस वक्त तो आपको बीजेपी का वोट भी ट्रांसफर हुआ था, इसलिए आप 18 पे थे, तो अभी 18 कैसे दे दें आपको। और तब एनसीपी सिर्फ 4 पे थी, तो एनसीपी को भी ये कांग्रेस कहे कि भैया आप तो पूरी तरह आप टूट गए हैं, आपको कहां से अभी दे दें इतनी सीटें। और कांग्रेस जिसकी आई ही 1 सीट थी, उसको दोनों पार्टियां कहेंगी कि भले ही आप इस वक्त संयुक्त है, पिछली बार भी आप संयुक्त थे, आपको आई ही 1 सीट थी, आपको क्या दे दें। तो हो सकता है इस बीच बहस में कहीं 15-15 पे बात बन जाए। और यहाँ पर आपको बता दें कांग्रेस 21 सीटों पर, तो एनसीपी जो थी वो 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब ये भी देखना पड़ेगा वहां दूसरे नंबर पर कौन है, क्योंकि वहां पर वही फिर शख्स, अगर तो बीजेपी या जीता है, कोई और जीता है या शिंदे ग्रुप का, तो वहां देखना पड़ेगा सेकंड नंबर पर कौन था। जो सेकंड नंबर पर था उसको भी तरजीह मिल सकती है। तो कांग्रेस 21 और एनसीपी 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, और शिवसेना को भी वहां पर 5 सीटों का जो हार का सामना करना पड़ा था। तो ये महाराष्ट्र का जो एक इस तरह का समीकरण रह सकता है। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में मुश्किलें तो आने वाली है। महाराष्ट्र में ये डिसाइड करना कि किसे कितना सीट प्रतिशत मिलेगा थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इसके साथ-साथ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस, उसके साथ कांग्रेस की बात करें या फिर यहाँ पर जो है और भी 1-2 राजनीतिक दल जो काफी सक्रिय माने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी कोई नया फॉर्मूला लगाना होगा? क्योंकि यहाँ पर टीएमसी काफी प्रभुत्व में नजर आती है। बिल्कुल। और यही सबसे जो महाराष्ट्र के बाद टेढ़ी खीर है वो बंगाल की खीर टेढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पे कांग्रेस और जो ममता दीदी की पार्टी है टीएमसी और जो सीपीएम है,
वो राज्य में तो एक दूसरे के घुर विरोधी हैं, धुर विरोधी, एक दूसरे को देख के राजी नहीं। अब यहाँ पे ममता दीदी, आपने सही कहा, सबसे बड़ी पावर में है, सबसे ज्यादा एमपी भी हैं, सबसे ज्यादा एमएलए भी हैं। वो कितना त्याग कर देंगी, कितना सीट देना चाहेंगी? और वो सीपीएम को लेके तो अभी बिल्कुल ही सीरियस नहीं नजर आ रही है, सीपीएम उनको लेके सीरियस नहीं नजर आ रहा है। दोनों की राजनीति बिल्कुल एक दूसरे के विरुद्ध चलती है। कैसे आप चुनाव में साथ आइएगा? तो वो भी यहाँ पे एक बड़ी दुविधा है। और इसीलिए ममता दीदी बहुत जोर डाल रही हैं। कहा भी, ये भी जा रहा था, नाराज हो गया, बाद में गठबंधन वहां पार्टी की तरफ से खंडन किया गया। लेकिन पंगा यही है कि वो इसलिए चाहते हैं कि फटाफट आप सीट शेयरिंग का बता दो कि हम साथ चल भी सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत दूर निकल जाएं और चुनाव के बहुत नजदीक पहुंच जाएं और सीट शेयरिंग पे बात ना हो और अपना भी चुनाव प्रचार ना कर सकें। और सीपीएम यहाँ पे जो है वो अलीपुरद्वार, बांकुड़, बोलपुर, आसनसोल, मेदिनीपुर और बर्दवान जैसी सीटों पर दावा कर रही है कि ममता दीदी छोड़ देंगे उनके लिए ये सीटें। और कांग्रेस फिर कौन सी सीटों पर आएगी और कितनी सीटें इनको दी जा सकती हैं जो बहुत कमजोर स्थिति में है? तो यहाँ पर सब कुछ जो है कुल मिला के आप कहिए कि पूरी चाबी ममता दीदी के हाथ में है। उनसे बार्गेनिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत आपको दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बात ठीक भी है। ग्रेजुअली उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ममता दीदी वहां पर फुल पावर में है। स्टेट में सबसे ज्यादा एमपी हैं उनके पास। वो कैसे, किस हिसाब से त्याग कर दिया? त्याग भी तो एक लिमिट का ही होता है ना। आप ऐसा नहीं है कि हम आप सबसे महत्वपूर्ण सीटें आपको दे दें और ज्यादा दे दें, और वो भी उस स्थिति में जब आप चुनाव जीते ही हमेशा सीपीएम को उखाड़ के वहां से आप आए हैं और आप उनको दे दें। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो है। और अगर देखा जाए, बंगाल में कांग्रेस 2009 के डाटा के हिसाब से सीट शेयरिंग की मांग करी। अब ये देखिए, कांग्रेस की मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। अरे आप कितनी आगे निकल आए? आप कहीं 67 में मत चले जाइए, 65 में या 60 में, जब आप पूरा पूरा चुनाव जीतते थे उस हिसाब से सीट शेयरिंग मत मांग लीजिए कहीं। आप 2009 के हिसाब से कैसे मांग सकते हैं? उसके बाद आप 14 हुआ, 19 हुआ, आप उसी हिसाब की बात कीजिए ना, प्रेजेंट स्थिति की बात करनी होती है। तो कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पर लड़ी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी मिलकर लड़ने के बावजूद। और कांग्रेस उस चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब कांग्रेस की कोशिश रहेगी ये, पर मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि 14 सीटों पर लड़ने के लिए कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है, ऐसा अंदर भीतर खाने बातचीत चल रही है। और तृणमूल इस पर बंगाल की जो है मुर्शिदाबाद, ब्रह्मपुर, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण और रायगंज और जंगीपुर सीट जो है वो लगभग हो सकता है कि वो देने के लिए मान जाए। पर ये अभी सब खबरें हैं, जो हम लगा रहे हैं वो क्यास है, एक तरह का फॉर्मूला है जो बन सकता है। तो आपके मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल की खीर सबसे टेढ़ी खीर साबित होगी सीट शेयरिंग पर बैठेंगे जब। जी सर, इसके बाद बिहार, क्योंकि बिहार में भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस 9 सीटों का दावा जता रही है। ऐसे में वहां पर भी काफी मुश्किल बताया जा रहा है कि ये सीट शेयरिंग होने वाला है। सही कहा आपने, बंगाल या अब वो मुंबई वाली मीटिंग में जो बार बार कह रहे थे कि भाई फटाफट सीट शेयरिंग पे आ जाइए आप, उनमें से ये भी थे नीतीश कुमार बिहार वाले, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि भैया हम किस बिना पे आपको कितनी सीट दे दें, वही बात है कि कितना त्याग कर दें। देखिए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत भले ही बिहार से हुई है, लेकिन यहाँ भी सीट शेयरिंग का विवाद फंसा है। बिहार में जेडीयू, माले, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई गठबंधन का हिस्सा है। वर्तमान में सीटों के हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू के पास 16 और कांग्रेस के पास एक सांसद है। अब क्या आप यहाँ पर गठबंधन कीजिएगा या क्या शेयरिंग होगी यहाँ पर? कांग्रेस 2019 की तरह ही 9 सीटों पर दावा ठोक रही है। अब उस तब तो अलग बात थी। और सीपीआई और माले भी 5-5 सीटों पर दावा कर रही है। जानकारों का माने तो सीपीआई को शायद ही लोकसभा की कोई सीट मिले और माले के खाते में भी एक आधी सीट जा सकती है। और जेडीयू 17 और आरजेडी 16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और नए समीकरण के लिहाज से देखे तो जेडीयू कुछ सिटिंग सीट को सहयोगी दलों को दे सकती है, छोड़ना ही पड़ेगा। इनमें कटिहार, मधेपुर और सुपौल की जो बात है वो ज्यादा चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए यहाँ पे जो त्याग है, अब वहां पे पिछली बार आरजेडी का तो कोई एमपी नहीं जीता था, उनकी तो टेंशन ही कोई नहीं है, जितनी सीटें मिल गई। पर अभी सरकार में है तो सीटें तो ज्यादा मांगेंगे ही। टेंशन जेडीयू को है जो यहाँ पे वहां पे अधिकतर जीती थी। इसलिए अब यहाँ पर त्याग भी जेडीयू को ही करना है और अपनी वो सीटें भी छोड़नी पड़ सकती हैं जहाँ पर सिटिंग एमपी है। अब सिटिंग एमपी को कैसे समझाइएगा कि सर हम आपकी सीट क्यों काट रहे हैं, टिकट क्यों काट रहे हैं आपकी? वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पार्टी में कहीं ना कहीं एक असंतोष हो सकता है। तो जो वो बंगाल वाली टेढ़ी खीर थी, वो खीर यहाँ भी पक रही है। देखते हैं क्या बनता है। जी सर, इसके बाद तमिलनाडु और झारखंड। तमिलनाडु में तो हम जानते हैं कि एक बयान जो फिलहाल चर्चा जिस पर हम कर चुके कि ये बयान, क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग में कोई भूमिका निभा सकता है या फिर कोई खास भूमिका ये बयान नहीं निभा पाएगा? देखिए, ये बयान जो है, मुझे ये गठबंधन जो है वो इस बयान पर गठबंधन तोड़ते नजर नहीं आते मुझे, क्योंकि अब ये इन्होंने देखना है कि ये कितना डैमेज कर सकता है किस पार्टी को।
और जहां तक यहाँ पर सीट शेयरिंग है, या तो फिर बिल्कुल ही कोई बाहर हो जाए, जीरो हो जाए कि भैया हम आपके साथ लड़ते ही नहीं है, और लड़ेंगे तो फिर पिछली बार वाला फॉर्मूला रहेगा। तमिलनाडु और झारखंड इन दोनों ही राज्यों में गठबंधन का जो स्ट्रक्चर है वो पहले से फाइनल है। वहां पर पहले भी इकट्ठे लड़े थे। 2019 में तमिलनाडु में कांग्रेस का गठबंधन सबसे सफल रहा था। 2019 में डीएमके 20 और कांग्रेस 8 सीटें ले आई थी वहां से। सीपीआई सीपीएम और जो वीसी के है वहां पर दो दो सीटें, और अन्य जो दल है वहां पर 4 सीटें जो है चुनाव लड़ी थी वहां पे। जीएम के गठबंधन को 38 सीटों पर जीत मिली थी वहां पर, और इस बार भी सीट बंटवारे का यही फॉर्मूला रहने वाला है। और झारखंड की बात करें तो कांग्रेस 7, जेएमएम 4, जेवीएमपी 2 और आरजेडी 1 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वहां पर, और गठबंधन को सिर्फ यहाँ पर 2 ही सीटें मिली थी। लेकिन फॉर्मूला यहाँ भी चेंज होता नहीं दिख रहा है मुझे। और जेएमएम इस बार खुद 7 सीट पर लड़ने का सोच रही है। वो कह रही है भैया हम सरकार में है, मुख्यमंत्री हमारा, आप हमें थोड़ा ज्यादा सीट दीजिए, और कांग्रेस को कह रही है आप थोड़ा कम कीजिए। पिछली बार हाल तो वहां सबका ही खराब रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि पुराना फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो सकता है। अब देखना है कितनी हेमंत सोरेन जो है वो कमेटी में भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी में, कितनी बार्गेनिंग वहां पे वो कर पाते हैं। जी। सर, इसके बाद केरल की जो है क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहने वाला है, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा हमने। आज हमारा वीडियो भी इस चक्कर में थोड़ा लंबा हो गया कि केरल में क्या सीट शेयरिंग रहेगी। देखिए पिछले चुनाव में आमने सामने रही लेफ्ट और कांग्रेस, इस बार गठबंधन में। अभी लगा लीजिए हिसाब, पिछली बार आमने सामने, इस बार गठबंधन। तो लड़िएगा किसके खिलाफ। पिछली बार 20 में से 18 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिली थी, जबकि 2 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन जीता था। तो अपर हैंड कांग्रेस का वहां पर रहा था, और कांग्रेस वहां पर ज्यादा ही सीटें लेना चाहेगी। पर वो क्यों देना चाहेगी लेफ्ट, वो तो वहां पे पूरा पूरा लड़ते हैं, कैसे समझाइएगा आप सबको। लेकिन अब गठबंधन किया है तो करना भी पड़ेगा। अब कहीं ये ना हो जाए कि भैया ठीक है हम बाकी सब जगह तो आपसे गठबंधन कर लेंगे, लेकिन केरल को और वेस्ट बंगाल को मत छोड़िए, फिर आप रह ही कहाँ गए। और सीपीआई सीपीएम कहाँ पूरे देश में बहुत ज्यादा आधार रख रहे हैं, तो यहाँ तो गठबंधन आपको करना पड़ेगा और सीट शेयरिंग भी करनी पड़ेगी। तो केरल का मामला भी जो है वो मुझे लगता है ये एक द्विपक्षीय वार्ता तरह हो जाएगा, जहाँ पे कांग्रेस और ये लेफ्ट आमने सामने बैठ के बात करेंगे कि भैया बताइए क्या करना है। क्योंकि जो आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरे देश में निकाल रहे हैं, अगर केरल और बंगाल में नहीं चलता है तो क्या मतलब रह जाता है गठबंधन का। कहीं आप इकट्ठे लड़ रहे हैं, कहीं आप साथ लड़ रहे हैं, कहीं नहीं लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है लेफ्ट 50-50 फॉर्मूले के तहत सीट शेयरिंग की मांग कर रही है। ऐसा होता है तो कांग्रेस को अपनी 8 जीती हुई सीटें देनी पड़ सकती है। आप कैसे समझाएंगे आप जीते एमपी को, जो जनता से 5 साल मिलता रहा है, बोलता रहा है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और आप तुरंत वहां पे जो सारी उम्र जिसके खिलाफ लड़ता रहा उसको आप सीट दे दीजिए। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीपीएम के लिए 4 सीटें छोड़ सकती है। 8 की बात है कि 8 अपनी सिटिंग एमपी है वहां पे हटा दीजिए, जिस पर पिछले चुनाव में 50,000 से कम मार्जिन की जीत मिली थी, उसकी बात हो रही है। पर मुझे अभी भी ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि अब सिटिंग एमपी को कैसे मनाइएगा। एक आधे की बात अलग है, यहाँ पे तो नंबर ज्यादा है। जी। सर, इसके बाद दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी जो है एक मैं कहूंगी कि मुसीबत बन सकती है सीट शेयरिंग के लिए, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो शुरुआत से ही पंजाब में कांग्रेस साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि ये गठबंधन उनके लिए यहाँ आगे बढ़ाना काफी मुश्किल है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब को साधना आसान होगा? मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी स्थिति यही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अभी आमने सामने चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी जीती है, दोनों ही जगह उनकी सरकार है, अच्छे बहुमत से जीते हैं, वहां पर अच्छा होल्ड है। तो वहां पर आप क्यों कांग्रेस को सीट दीजिएगा ज्यादा। आपको पार्टी कैडर को भी तो समझाना है ना। और सही बात भी है, वहां पे आम आदमी पार्टी का अच्छा आधार है, उनको ही प्रमुखता से वहां पे लड़ना है। 2019 में पंजाब की 13 में से 7 सीटें जो है कांग्रेस के पास गई थी, और आम आदमी पार्टी को जो है एक सीट पर हाल ही में जीत मिली है जो कांग्रेस से ही छीनी है, तो कांग्रेस के पास 6 रह गई समझो। पिछली बार उन्होंने 7 जीती थी उस वक्त। और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल को भी साथ लाने की कवायद की जा रही है, जो कि ना के बराबर दिख रही है मुझे। श्रोमणी अकाली दल के पास 2 सीटें, वो बीजेपी के साथ पिछली बार लड़े थे, इस बार लड़ते हैं बीजेपी के साथ के नहीं, अभी तक तो ना है। तो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल अगर साथ नहीं आता है तो पंजाब में 7 पर कांग्रेस और 6 पर आप चुनाव लड़ सकती है। वहीं चंडीगढ़ सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती दिखती है। लेकिन मेरा विचार यहाँ पे ये है कि वहां पर क्योंकि आप एक सरकार में है 92 एमएलए के साथ, एक अच्छा होल्ड है, और पंजाब कांग्रेस में टूट है, टूट हुई ना, कितने पार्टी लोग ने नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। तो इस तर्क के आधार पे वहां पे आम आदमी पार्टी बड़े भाई के रूप में नजर आती है। मुझे लगता है उनको ही ज्यादा सीटों पर वहां पे लड़ना चाहिए, और कांग्रेस को वहां पर कम सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब ये सब बार्गेनिंग की बात है कि होगा तो हो सकता है बिल्कुल 6-7-7-6 इस तरह का कुछ हो जाए, या हो सकता है पंजाब में गठबंधन अब लोकल लीडर्स का भी सुनना पड़ेगा, या उनको हाईकमान की सुननी पड़ेगी। तो ये बहुत टेढ़ी खीर है। और यही फॉर्मूला दिल्ली में भी अप्लाई हो जाता है।
दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी पिछली बार और यहाँ की 4 सीटों में 2019 में आप और 3 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। अगर ये फॉर्मूला अपना ही हो जाता है तो 4-3 की बात बनती है और आप दिल्ली और कांग्रेस पंजाब में साथ-साथ गुजरात की भी 5 सीटें मांग रही है कांग्रेस से। हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया गुजरात का क्योंकि वहां पर आप प्रमुखता से नहीं है, पर वो कह रही कि हमें वहां भी आप 5 सीटें दीजिए। अब ये कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है कि एक तो उसके पंजाब का कैडर समझाना है, दिल्ली के कैडर को समझाना है, फिर गुजरात के कैडर को समझाना है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्योंकि वहां पर एमसीडी में भी है और स्टेट में वहां पर सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं वहां भी आम आदमी पार्टी एक बड़े भाई के रूप में है और वहां पे मुझे लगता है उनको ज्यादा सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ना है और वो कहेंगे इस बात को कि हमारा यहाँ पर दम कम है, हम यहाँ पर हैं और हम जीत सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हो सकता है कि मुझे अभी जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ 2 ही सीटें छोड़ने को तैयार है आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के, पर वो कितना मानेंगे ये देखना पड़ेगा। अब लोकल कैडर को मनाएं या लोकल कैडर हाईकमांड की माने वो हो जाएगा। और गुजरात में 5 सीटें अगर आम आदमी पार्टी मांग रही है तो कितनी देती है कांग्रेस, ये देखना भी आप बड़ा दिलचस्प है। तो कुल मिला के सीट शेयरिंग का ये एक रफ सा जो था हमारा आइडिया कि ऐसा हो सकता है, क्या होगा उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक रफ आइडिया था। जी बिल्कुल सही आपने कहा सर, एक रफ आइडिया लगा लिया गया है क्योंकि अभी तक जैसी स्थिति देखने को मिली है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि शायद यही फॉर्मूला वहां पर अप्लाई भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि एक अलग रणनीति अलग फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया हो। और अगर पूरे मुद्दे को सर कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कंक्लूड यही है कि अभी दिल्ली में कह रहे हैं अगली बैठक होने वाली है और पिछली बैठक में मैंने 2-3 नेताओं ने बड़ी प्रमुखता से कहा था कि भाई आप पहले सीट शेयरिंग पे बात कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो मुख्य मुद्दा क्या है? सीट शेयरिंग। ये जी हमारा एक आइडिया था। इसमें ऊपर-नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। बिल्कुल सेम होगा हम नहीं कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इंतज़ार कीजिए आप दिल्ली वाली बैठक का। कहा तो यही जा रहा है कि दिल्ली में बैठक है और अभी तो आप और मैं ही बैठे थे किंतु-प्रंतु करते हम सीट शेयरिंग पे बात कर रहे थे। वहाँ पे तो जब टेबल पे सब कुछ सजेगा और सब एकदम आना-जाना, कहना, इसकी सुनना, उसकी सुनना, मुझे नहीं लगता एक बार में हो जाएगा। मेरा ये पक्का मानना है कि एक बैठक में सीट शेयरिंग नहीं सुलझ सकती। इसमें बहुत सारी बैठकें लगने वाली हैं, क्योंकि आपको लोकल कैडर को मनाना है या फिर लोकल कैडर आपको मना लेगा, दोनों में से कुछ तो हो ही जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी क्या होने वाला है इसके लिए बैठक का इंतजार करना है। बैठक ये बताएगी कि क्या कुछ देखने को मिलेगा। एक आइडिया जरूर, एक आंकलन जरूर लगा लिया गया है कि शायद सीट शेयरिंग इस आधार पर होगी, लेकिन असल में क्या होगा नेशन स्पीक्स लेकर हाजिर जरूर होता रहेगा। तब तक आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।